सफलता हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही अपने को समर्पित करने का अवसर भी प्रदान करती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा की उत्पादकता 31% और राज्यसभा की उत्पादकता रही 39%। ऑपरेशन सिंदूर और भारत के स्पेस मिशन पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। संसद से पास हुआ ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी ध्वनि मत से किया पारित। धन से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापनों पर लगेगी लगाम। कानून तोड़ने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। गंगा नदी पर औंटा सिमरिया पुल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे अनावरण। नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर की बात। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का किया आदान प्रदान। प्रधानमंत्री ने कहा, रणनीतिक साझेदारी को करेंगे और मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सफल मिशन से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने जताई उम्मीद। बोले, बहुत जल्द ही कोई हमारे अपने कैप्सूल, हमारे अपने रॉकेट, हमारी अपनी धरती से अंतरिक्ष की करेगा यात्रा। एक्सियम मिशन को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार और इसरो की सराहना। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने मॉनसून सत्र की उत्पादकता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सदन में 14 विधेयक पेश किए गए और 12 महत्वपूर्ण कानून पास हुए। उन्होंने सदन में सुनियोजित व्यवधान पर निराशा जताई, जिसके चलते कार्रवाई का ज्यादातर समय अवरोध की भेंट चढ़ गया। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। सत्र के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद के कामकाज की उत्पादकता और पारित विधेयकों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 21 बैठकों वाले मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं नियमन विधेयक 2025, खनिज और खनन विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के साथ साथ राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 प्रमुख हैं।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सत्र सरकार और देश के लिए सफल और फलदायी रहा, लेकिन विपक्ष के लिए असफल और नुकसानदायक साबित हुआ। कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी में रेफर किए हैं। उसमें 3 बिल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। बहुत सालों से आप लोग कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, विरोध तो होता है और लोकतंत्र में विरोध होना ही चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। विरोध करना लोकतांत्रिक है। टू प्रोटेस्ट एंड टू डिसएग्री is a democratic means of putting across your viewpoint. But to obstruct or to prevent the government and parliament from functioning, that tactics is anti-democratic. इसलिए आप डिसएग्री करना, सजेशन देना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करना है। ये लोकतंत्र का एक तरीका होता है। लेकिन देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। सक्सेस रेट 100%। डिस्कशन थोड़ा सा कम हुआ। देश के लिए, सरकार के लिए सक्सेसफुल पार्लियामेंट सेशन। ऑपोजिशन एमपीज, ऑपोजिशन पार्टी के लिए अनसक्सेसफुल सेशन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें संविधान में 130वां संशोधन विधेयक 2025 समेत 3 प्रमुख विधेयकों पर दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित करने के लिए सदन की सहमति मांगी गई, जिसे सदन से मंजूरी मिल गई। प्रस्ताव में उपसभापति की ओर से संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्यसभा के 10 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव है। Committee, Shri Amit Shah ji to move a motion to concur for referring the Constitution 100 महोदय में प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन लोकसभा की से सहमत है जब भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक के संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सदन शामिल हो और यह सदन संकल्प उपस्थित करता है कि इस सदन के 10 सदस्यों को उपसभापति द्वारा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा। Motion move, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं नियमन विधेयक 2025 को राज्यसभा ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर सदन के दोनों सदनों की मोहर लग गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं
नियमन विधेयक 2025 पेश किया गया। विधेयक पर बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक ई सपोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। इसके लिए विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान है। टीम बनाकर खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। हमारे प्लेयर्स ने भी कई मेडल जीते हैं। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। माननीय उपसभापति महोदय, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सबके जीवन में है, सॉलिटेयर है, चेस है, सुडोकू है, रिक्रिएशन के लिए खेला जाता है, एजुकेशन के लिए खेला जाता है, मेमोरी ट्रेनिंग के लिए खेला जाता है। इस बिल में ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा अथॉरिटी बना के। माननीय उपसभापति महोदय, ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 के माध्यम से इसको गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उपसभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर, ऐसी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। कई परिवार ऑनलाइन गेमिंग से नष्ट हो चुके हैं। उपसभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट। टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, इस समस्या को रोकने के प्रयास भी हुए, सेल्फ रेगुलेशन का भी प्रयास किया गया, परंतु ये समस्या बढ़ती गई। करीब 45 करोड़ व्यक्ति 20,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि इस ऑनलाइन मनी गेमिंग में गंवा चुके हैं। आज ये समस्या ड्रग्स की समस्या के समान बन चुकी है। माननीय उपसभापति महोदय, इसीलिए ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर चर्चा की। राष्ट्रपति मैक्रों ने वॉशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के साथ हाल ही में हुई बैठकों के बारे में जानकारी साझा की और गाजा की मौजूदा स्थिति पर अपने विचार रखे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने व्यापार, रक्षा, नागरिक, परमाणु सहयोग, तकनीक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और वर्ष 2026 को इनोवेशन का वर्ष के रूप में मनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अलावा राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने आपसी मुद्दों पर संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में मिलकर 18,000
करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 11 बजे गया पहुंचेंगे, जहां वो 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। यह पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लगभग 1,900 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में आसानी होगी। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 120 के विक्रमगंज, दावत, नवानगर, डुमराव खंड के पक्के शोल्डर सहित 2 लेन के उन्नयन से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा में सुधार होगा, जिससे स्थानीय आबादी के लिए नए आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे। बिहार में बिजली क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री लगभग 6,880 करोड़ रुपए की लागत से बने 660 मेगावाट के बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। स्वच्छ भारत के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए और गंगा नदी की अविरल और निर्मल धारा सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री मुंगेर में नमामि गंगे के तहत निर्मित 520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 12,000 और शहरी क्षेत्र के 4,260 लाभार्थियों को मकानों की चाबी भी प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम करीब 4:15 बजे कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नो अपारा, जय हिंद, विमान बंदर, सियालदह एक्सप्लेनेड और बेलीघाट हेमंत मुखोपाध्याय रूट शामिल है। इससे यात्रा समय में भारी कमी आएगी, जैसे सियालदह से एक्सप्लेनेड तक का सफर 40 मिनट से घटकर मात्र 11 मिनट में पूरा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत लगभग 1,200 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट हावड़ा, ग्रामीण इलाकों और कोलकाता को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और यातायात में बड़ा सुधार होगा। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना 7 दशक पुराना राजेंद्र सेतु अब जर्जर हो चुका है, जिससे बिहार वासियों को रोजाना की परेशानियों से जूझना पड़ता है। टूटे फूटे ढांचे और ट्रैफिक जाम के कारण भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इससे सफर 3 से 4 घंटे और लंबा हो जाता है।
लेकिन अब और नहीं, ईज ऑफ लिविंग के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं बिहार की जनता को इस समस्या का स्थायी समाधान। गंगा की गोद में इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार की कनेक्टिविटी को नई पहचान दिलाने वाला ओंटा सिमरिया महासेतु राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। यह परियोजना 8.15 किलोमीटर लंबी है, जिसमें गंगा पर बना 1.86 किलोमीटर का 6 लेन पुल शामिल है। इस पर कुल 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। अब इस नए 6 लेन पुल से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बनेगा सीधा, तेज और सुगम संपर्क। यह पुल घटाएगा दूरी, घटाएगा समय और बढ़ाएगा पूरे क्षेत्र की रफ्तार। यही नहीं, यह पुल जोड़ेगा लोगों को संस्कृति और श्रद्धा से। जहां पहले जाम और लंबा सफर था, अब होगा विकास, व्यापार और रोजगार का विस्तार। यह पुल बिहार के विकास और पीएम मोदी के विजन का सेतु है। वैसे यह सिर्फ एक पुल नहीं, यह है मोदी सरकार की प्रतिबद्धता। विकास बिना रुके, कनेक्टिविटी बिना टूटे, समृद्धि का महासेतु। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने न केवल नई रेलगाड़ियां चलाने बल्कि कई अन्य योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम किया है। माननीय श्री सम्राट चौधरी जी से, माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से, माननीय ललन सिंह जी से, माननीय संजय झा जी से बहुत डिटेल में चर्चा हुई और जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ कि आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी। 12,000 स्पेशल ट्रेन्स, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, विशेषकर दीपावली और छठ, जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बहुत अच्छा इस बार एक नई पॉलिसी लाए हैं कि जो रिटर्न जर्नी होगी उसमें कंफर्म टिकट दिया जाएगा। जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे, उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये प्रयोग भी इस फेस्टिवल सीजन में किया जा रहा है। अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी। गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। ये 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी खूब शीघ्र चालू की जाएगी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी यात्रा को पूरे देश के लिए एक मिशन बताया है। उन्होंने इस मिशन को संभव बनाने के लिए भारत सरकार, इसरो और शोधकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। The benefit of executing a human spaceflight mission end to end is more than the training, actually. The supplementary knowledge that you get just by being there, the experience of it, the conversations that you have, the interaction that you have with people who have had a history of human spaceflight, it is invaluable. And I think all of this information that I have been able to collect in the past 1 year is
is going to be extremely useful for us for our own mission, the Gaganyaan and the Bharatiya Antariksh Station. And very soon we shall see somebody traveling up in our capsule from our rocket, from our soil. I feel that this mission has been extremely successful in terms of a lot of things. We have been able to achieve all our technical objectives. The the objectives that we had laid down because of the effort of a lot of people. But there are a few takeaways from this mission that I would like to just talk about before I close out. And those takeaways are witnessing an execution of a human spaceflight mission like this gives you a lot of knowledge, a lot of information. And these are intangibles. You cannot measure them. You cannot just put everything on paper and write it down. The experience goes much beyond and much deeper than what you are documenting or putting in books. So I think that is going to be very valuable for us, for our journey of human spaceflight mission that we are starting. इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों से न केवल अंतरिक्ष में लाभ होगा, बल्कि पृथ्वी पर भी उनकी प्रतिकृतियां होंगी। ये प्रयोग एक भारतीय द्वारा किए गए थे, लेकिन इनका लाभ पूरी मानव जाति को होगा। हमने अब विश्व बंधु भारत का पहला उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया करते हैं। Astronauts have lived up to 3 or 4 flagship mantras which Prime Minister Modi has been constantly practicing, propagating over the last nearly 12 years ever since he's been at the helm. A, indigenous, Atmanirbhar Bharat. The astronauts were Indians, and that too from the proud Indian Air Force. The entire technology which they got, the kits that they carried for the experiments were developed by the Indian resources, none of them from outside. And of course, same is going to happen with the Gaganyaan as well. So that is living up to Atmanirbharta. The second, these kits were developed by different departments. One was, of course, Department of Biotechnology. You will be happy to know that we have entered into a formal MOU between the Department of Biotechnology and the Department of Space. And somebody asked me, what is the idea? I said, one day we'll have a space physician. In fact, I must compliment Shivanshu that the experiments that he conducted were actually meant for a biotechnologist to do. But he proved to be a very good learner and did them as well, because we couldn't have sent a biotechnologist there without getting acclimatized to the space. But one day that will happen. So we have learning from this experience, this episode, we have actually started doing that. And we had the contribution from the IITs, from the Indian Institute of Science in Bengaluru. So the second mantra, whole of government and whole of nation approach. And thirdly, most importantly, the experiments conducted out there in space, whether they are life sciences, whether they are myogenesis, etc., which will of course not only be. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संपूर्ण भारत में छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने के 10 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुकी है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं लाभार्थियों की सफलता से जुड़ी हुई विशेष कहानियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। मुद्रा लोन लेने के बाद मुझे क्या हिम्मत सी आई है कि मैं आगे भी और कुछ कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि अपन को नौकरी ही करना है, अपन युवा है, अपन बिजनेस भी कर सकते हैं। हम लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए आजकल क्या चीज नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो क्यों ना हम लोग भी उनका फायदा उठाएं। और हमें जब अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, हमें अपने सपने पूरे करने का हक मिल रहा है। हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करने चाह रहे हैं। हमको तो व्यापार मिला भाई, हमको व्यापार मिला तो रोजगार भी मिला। हमको जब रोजगार मिला तो हमारे द्वारा जो हमारे मजदूर हमारे यहाँ काम करते हैं तो इनको भी रोजगार मिला। तो एक योजना मिलने से 10 परिवार का रोजगार चल रहा है, घर चल रहा है। मेरे को आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, मकान नहीं था, झोपड़ी थी, मायका था, कमाई रोजगार इतना था नहीं। ये एरिया इतना अच्छा नहीं था कि जो मुझे लोन दे सके। पहले ये परेशानी आती थी, पैसा नहीं आता था, हम मार्केट से पैसा उड़ाते थे, ब्याज ज़्यादा लगता था उसको भरने में भी हमको तकलीफ होती थी। काम करने की बड़ी इच्छाएं थी, लेकिन वो इच्छाएं तभी की तभी रहती पैसे के कारण। शुरुआत में तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जब स्टार्ट मैंने काम किया, मैं तो एक सिंपल टाइपिंग वर्क जानता था।
पहले तो मैं हाउसवाइफ थी, फिर मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो जब मेरे मन में आया कि मैं सलून लाइन में आऊं और इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बैंक से पता चला था। कम डॉक्यूमेंट्स, बिना किसी गारंटी के मुझे लोन मिल गया। तो मैंने अपडेट किया अपने सलून को। जब काम बढ़ा तो स्टाफ भी बढ़ा, सैलरी भी बढ़ी, तो मैंने काफ़ी बच्चों को रोजगार दिया और मेरे पास काफ़ी बच्चे सीखने के लिए भी आते हैं। मुद्रा लोन प्राप्त हुआ था 90,000 का। उसके बाद मैंने ये 3 मशीन ली। लेने के बाद इसमें मेरे साथ 3-4 जन जो है सहयोग करते हैं, उनको भी मैं काम देती हूँ लाके। उससे क्या स्थिति मेरी बहुत अच्छी हो गई है पहले से। मेरा खुद का मकान भी बन रहा है उससे। हमको पीएम मुद्रा योजना से पैसा मिल गया बैंक से 10 लाख रुपए, तो हमने हमारे माल में स्टॉक करने में लगा दिया, तो इससे हमको बहुत लाभ हुआ। व्यापार हमारा बढ़ा, तो हमारे यहाँ 7-8 लोग काम करते हैं। मैंने फिर लोन लिया 3 लाख रुपए का, उससे फिर मैंने व्यापार काफ़ी बढ़ाया है। तो सब में पूरी फैमिली सेटल है। जितनी तारीफ करो उतनी कम है इस योजना की। इस योजना से हमने पैसा कमाया, तो पैसा जब आएगा तो हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे और आगे तक। मोदी सरकार आने से बहुत बदलाव आया है और वाकई में बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। पहले पेरेंट्स या पति के नाम से जानती थी, अब लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। पर ये जो दिया किसके माध्यम से? मुद्रा लोन के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से।